हाँ भाई, क्या हाल चाल सबके। अब देखो आगे हेडिंग लगाओ। आगे हेडिंग लगाइए अनंत स्पर्शियाँ या असमटोट। किसमें? हैं? क्या कहा था मैंने? शब्दों पे गौर किया करो, है ना। क्या कहा था उसमें मैंने? कि कोई सवाल करने लायक नहीं है, ये है ना। और आएगा, पहली बात आएगा ही नहीं। और कोई माइनस में संभावना है कि आ जाए, तो उसमें जीरो पे रहना अपन को, ये है ना, माइनस में नहीं जाना। अब देखो हम किस पे बात करेंगे, अनंत स्पर्शियाँ किस पे, असमटोट पे। तो असमटोट क्या होती है भाई? अनंत स्पर्शी क्या होती है बताओ। लिख लो फिर, है ना। लिखो बेटा, है ना। लिखने से शब्दों शब्दों का गौर करोगे तो समझ आ जाएगा, है ना। लिखो। कहते हैं ना कि शब्दों पे गौर फरमाइए, है ना। वैसे ही लिखो। यदि एक सरल रेखा यदि एक सरल रेखा यदि एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से यदि एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से परिमित दूरी यदि एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से परिमित दूरी पर स्थित है, मूल बिंदु से परिमित दूरी पर स्थित है, और जिसकी ओर मूल बिंदु से परिमित दूरी पर स्थित है, और जिसकी ओर वक्र की एक स्पर्श रेखा परवृत्त हो और जिसकी ओर वक्र की एक स्पर्श रेखा परवृत्त हो जबकि जबकि संपर्क बिंदु जबकि संपर्क बिंदु जबकि संपर्क बिंदु की दूरी जबकि संपर्क बिंदु की दूरी जबकि संपर्क बिंदु की दूरी मूल बिंदु से जबकि संपर्क बिंदु की दूरी मूल बिंदु से अनंत की ओर अग्रसर होती हो संपर्क बिंदु की दूरी मूल बिंदु से अनंत की ओर अग्रसर होती हो तो उस सरल रेखा को वक्र की अनंत स्पर्शी कहते हैं। तो उस सरल रेखा को वक्र की अनंत स्पर्शी कहते हैं। तो उस सरल रेखा को वक्र की अनंत स्पर्शी कहते हैं। तो उस सरल रेखा को वक्र की अनंत स्पर्शी कहते हैं। देखो क्या कहा, सीधा सा कंसेप्ट है भी। कोई भी अपने पास क्या है, एक वक्र या कर्व है। जैसे मान लो ये वक्र या कर्व दिया हुआ आपके पास, ये क्या हो गया आपके पास, मूल बिंदु या ओरिजिन। अब एक रेखा अपने पास होगी, मान लो ये रेखा है। ये रेखा क्या बनेगी आपके पास, अनंत स्पर्शी। कैसे देखो, ये जो रेखा हमने खींची ये क्या बनेगी, अनंत स्पर्शी, या क्या बनेगी, असमटोट। यही हुआ आपके पास, ये कोई भी क्या हुआ, वक्र या कर्व। एक रेखा होगी जो मूल बिंदु से क्या होगी, परिमित दूरी पे। तो ये मूल बिंदु इससे कुछ दूरी पे है, लेकिन इस वक्र का जो संपर्क बिंदु होगा वो कितनी दूरी पर होगा, मूल बिंदु से अनंत पर। इसका जो संपर्क बिंदु होगा वो मूल बिंदु से कहाँ होगा, अनंत पर। भाई यही तो लिखा है कि एक वक्र या कर्व होगा और एक रेखा होगी आपके पास। इस रेखा को हम क्या कहेंगे, अनंत स्पर्शी कहेंगे, जो मूल बिंदु से कितनी दूरी पे हो, परिमित। तो फाइनाइट डिस्टेंस से मान लो कोई पॉइंट कितना है, माइनस है।
तो मूल बिंदु से परिमित दूरी पर हो और उस वक्र के लिए संपर्क बिंदु कहाँ हो, अनंत पे हो। मतलब मूल बिंदु से उस संपर्क बिंदु की दूरी कितनी हो, अनंत हो। तो उस रेखा को हम क्या कहेंगे, अनंत स्पर्शी। अब देखो अनंत स्पर्शी के 3-4 तरीके से सवाल चेक किए जाते हैं, तो लिखिएगा आगे, अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की विधि। अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की विधि। अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की विधि। अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की विधि या मेथड टू फाइंड आउट असमटोट। मेथड टू फाइंड आउट असमटोट। मेथड टू फाइंड आउट असमटोट। अब देखो सबसे पहले उस मेथड में बात करेंगे जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। तो देखो दो तरीके की अनंत स्पर्शी होती हैं आपके पास वैसे तो। एक होती है एक्सों के समांतर या पैरेलल टू एक्सिस। जैसे जो लाइन मैंने अभी खींची अनंत स्पर्शी, ये कौन सी है, एक्सों के समांतर या पैरेलल टू एक्सिस। चाहे वो एक्स एक्स के समांतर हो, चाहे क्या हो, वाई एक्स के समांतर। और कुछ अनंत स्पर्शी जैसे मान लो यही डायग्राम, कुछ ये वक्र ऐसा होता, सपोज करो, या देखो यही वक्र आपके पास ऐसा होता कि यहाँ हमारे पास ये वक्र बन रहा है इस तरीके से ये। अब इसके अनंत स्पर्शी कुछ ऐसे बनेगी, इसके अनंत स्पर्शी असमटोट ये होगी। तो इस अनंत स्पर्शी को क्या कहते हैं, तिर्यक अनंत स्पर्शी। क्या कहते हैं इसको, तिर्यक। तो क्या हेडिंग लगाई अपन ने कि अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की विधि। सबसे पहला पॉइंट लगाओ इसमें, पॉइंट फर्स्ट, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। पॉइंट नंबर फर्स्ट लगा के लिखिएगा, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। टू फाइंड असमटोट पैरेलल टू एक्सिस। अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करना या टू फाइंड असमटोट पैरेलल टू एक्सिस। लगा लिया हेडिंग सबने। अब इसमें एरो का साइन लगा के जैसा लिखवा रहा हूँ वैसा लिख लो एज इट इज। सवाल आते ही बिल्कुल समझ में आ जाएगा, है ना। चाहे इंग्लिश हिंदी दोनों में एक जैसा लिख लो। लिखो एक्स एक्स के समांतर, एक्स एक्स के समांतर या एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी, एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी वक्र के समीकरण, एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी वक्र के समीकरण में एक्स की, वक्र के समीकरण में एक्स की उच्चतम घात के गुणांक, वक्र के समीकरण में एक्स की उच्चतम घात के गुणांक, एक्स की उच्चतम घात के गुणांक के वास्तविक उच्चतम घात के गुणांक के वास्तविक उच्चतम घात के गुणांक के वास्तविक एक घाती, वास्तविक एक घाती, वास्तविक एक घाती गुणनखंड को, वास्तविक एक घाती गुणनखंड को शून्य के बराबर रखकर, वास्तविक एक घाती गुणनखंड को शून्य के बराबर रखकर, शून्य के बराबर रखकर या रखने से प्राप्त होती है। शून्य के बराबर रखकर प्राप्त होती है, रखने से प्राप्त होती है। परंतु आगे लिखो, परंतु यदि x की उच्चतम घात का गुणांक, परंतु यदि x की उच्चतम घात का गुणांक, परंतु यदि x की उच्चतम घात का गुणांक अचर हो या वास्तविक एक घाती नहीं हो, परंतु x की उच्चतम घात का गुणांक अचर हो, परंतु x की उच्चतम घात का गुणांक अचर हो या वास्तविक एक घाती गुणनखंड नहीं हो, या वास्तविक एक घाती गुणनखंड नहीं हो तो, या वास्तविक एक घाती गुणनखंड नहीं हो तो एक्स एक्स के समांतर नहीं हो तो, एक्स एक्स के समांतर नहीं हो तो एक्स एक्स के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। एक्स एक्स के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। एक्स एक्स के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। एक्स एक्स के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अब नीचे वाली लाइन में फिर से एरो का साइन लगाओ। जहाँ जहाँ एक्स एक्स लिखा है वहाँ वाई एक्स लिख के दोबारा लिख लो।
जहाँ जहाँ हमने एक्स एक्स लिखा है उसकी जगह वाई एक्स लिख लो, है ना। हाँ, ये ज्ञान था नहीं बेटा मेरे पास, है ना, अभी दिया है आप लोगों ने, है ना। वहाँ वाई एक्स लिख लो, जहाँ एक्स लिखा हुआ है एक्स के समांतर वहाँ लिख लो वाई के समांतर, लिखो देखें। फिर सवाल पे बात करते हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी इसको, है ना। कर लिया नोट सबने? नोट कर लिया तो एक बार पढ़ लो इसको, है ना। पढ़ो, देखे क्या लिखा, आराम से धीरे धीरे। फिर मैं पूछूंगा कवि क्या कहता है ना। हाँ, फिर मैं पूछूंगा कि इस 4 पंक्तियों में कवि क्या कहता है ना। पढ़ो देखे, किसी का भी नंबर आ सकता है, खड़ा करके पूछूंगा, देख लो। पढ़ लिया? तो कवि ने कुछ कहा या नहीं कहा? क्या कहा है, समझ में नहीं आई? ले, फिर तो हिंदी हिंदी के मास्टर की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए फिर तो। भाई हिंदी में क्या होता है, 4 लाइन पढ़ते हैं, फिर गुरुजी समझाते हैं कवि कहता है ना। तो फिर तो कवि वही कह देता है जो लिखा हुआ है, ये है ना। तो फिर फीलिंग कहाँ आएगी फिर, है ना। देखो, इसमें कहता है कि भाई कोई भी आपके पास वक्र का समीकरण दिया गया है, पहला काम। अब जब भी ये कहेगा कि अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करो, तो उसमें दोनों चेक करेंगे कि एक्स एक्स के समांतर है या वाई एक्स के समांतर है। एक्स एक्स के समांतर चेक करने के लिए पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एक्स की अधिकतम घात का गुणांक। क्या देखना है, एक्स की अधिकतम घात का गुणांक। उस गुणांक के साथ में कोई क्या होना चाहिए, एक घातीय गुणनखंड होना चाहिए। और उस एक घातीय गुणनखंड को किसके बराबर रख दें, 0 के, तो वो क्या आ जाता है, अनंत स्पर्शी। ऐसे ही y की अधिकतम घात के गुणांक में जो आएगा गुणनखंड एक घाती, और वो क्या होना चाहिए, वास्तविक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुणनखंड को सोल्व करें और आयोटा में वैल्यू आ रही है तो फिर आयोटा वाली रेखा तो कहाँ खींचेंगे इसमें। तो y की अधिकतम घात के साथ जो गुणनखंड आएगा एक घाती होना चाहिए, या फैक्टर कर लो एक एक घात के, उनको किसके बराबर रख देंगे, 0 के। तो क्या आ जाएगी आपके पास, अनंत स्पर्शी।
अब देखो एक सवाल लिखते हैं, कई एग्जाम में पूछे गए 2 सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ये आपके पास ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको 1। ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और आपसे कहेगा कि क्या ज्ञात करनी है, अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए, फाइंड इट्स असिम्प्टोट, कि क्या ज्ञात करनी है आपको, अनंत स्पर्शी। अब देखो ऐसे जब सवाल लिखा हुआ इसमें तो घात कहाँ देखें, पहले इसमें एलसीएम लेके सही फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो जैसे ही हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस इधर ले आएंगे उधर जाके, तो माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, ये लिखा हुआ है। अब पढ़ो आपका पहला पॉइंट और बताओ एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी कितनी आएगी। पढ़ो पहला पॉइंट क्या कहता है, x की अधिकतम घात का क्या देखना है, गुणांक, और उसके एक घात के गुणनखंड करने हैं और वो किसके बराबर रखने हैं, 0 के। तो क्या मिल जाएगी आपको, अनंत स्पर्शी। तो बताओ कितनी आएगी, है मैंने जो पूछा है वो बताओ, है ना। कि देखो यहाँ हमें क्या कह रखा है फॉर्मूले में कि x की अधिकतम घात का गुणांक देखना है। तो देखो x की 2 घात तो यहाँ ये अधिकतम है और x की 2 घात यहाँ है, ये रही आपके पास, ये भी अधिकतम है। तो क्या इनको ऐसे लिख दूँ कि एक साथ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, ऐसा लिख सकते हैं सवाल को। अब क्या देखना आपको, पहले किसके समांतर अनंत स्पर्शी देख रहे हैं, एक्स एक्सिस के समांतर। तो अगर एक्स एक्स के समांतर या पैरेलल टू क्या देखना आपको, एक्स एक्सिस, तो एक्स की अधिकतम घात का क्या लेना आपको, गुणांक। एक्स एक्स के समांतर या पैरेलल टू क्या देखना आपको, एक्स एक्सिस। अब एक्स की अधिकतम घात का गुणांक कितना हुआ, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, यही कह रखा है। लेकिन इसके जो गुणनखंड होने चाहिए एक घात के होने चाहिए और क्या होने चाहिए, वास्तविक। तो वास्तविक होंगे क्या इसके, अरे वास्तविक ही हो रहे हैं इसके। तो b प्लस वाई और कितना हो गया b माइनस वाई इक्वल टू कितना हुआ 0। तो यहाँ से एक वैल्यू तो आ गई y इक्वल टू माइनस बी और एक आ गई y इक्वल टू प्लस बी। तो एक्स एक्स के समांतर कितनी अनंत स्पर्शी मिली, 2, एक तो y इक्वल टू माइनस बी और एक y इक्वल टू कितना प्लस बी। अब ऐसे ही आपको एक्स एक्स के समांतर देखेंगे तो वाई एक्स के पैरेलल भी देखेंगे। तो वाई एक्स के समांतर वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब वाई एक्स के समांतर में क्या देखना होता है, वाई की अधिकतम घात का गुणांक, यही तो सीखा अपन ने। अब वाई की अधिकतम घात देखो, एक तो ये रही आपके पास कितनी पावर है 2 और एक ये रही 2 पावर, तो एक साथ लिख देंगे इनको। तो कैसा दिखेगा आपको, ये ए स्क्वायर माइनस कितना होगा एक्स स्क्वायर और इनटू वाई स्क्वायर और प्लस क्या लिख सकते हैं इसको, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इक्वल टू कितना 0। अब y की अधिकतम घात का क्या देखना है, गुणांक या कोफिशिएंट। तो गुणांक या कोफिशिएंट देखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके जो गुणनखंड होने चाहिए वास्तविक होने चाहिए एक घात के, तो a माइनस एक्स और a प्लस एक्स इक्वल टू कितना 0। तो x की 2 वैल्यू आ रही है प्लस a और कितना आएगा माइनस a। तो 2 अनंत स्पर्शी तो किसके समांतर हुई, वाई एक्स के समांतर, और 2 अनंत स्पर्शी किसके समांतर हुई, एक्स एक्स के समांतर। टोटल कितनी हुई 4। अब ये कैसे पता चलेगा कि सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा अनंत स्पर्शी कितनी होंगी, या क्या हमने सारी निकाल ली या अब भी कोई रह रही है। भाई देखो कोई भी सवाल देगा एग्जाम में, उसमें 2 तरीके सवाल पूछेगा। एक तो जो अपन ने लिखा है डायरेक्ट कि क्या क्या निकालनी है आपको, अनंत स्पर्शी। जब अनंत स्पर्शी शब्द कह देगा तो दोनों पूछी है उसने, दोनों कौन सी, एक्सों के समांतर और एक क्या नाम बताया था, तिर्यक। एक्सों के समांतर और क्या बताया था, तिर्यक। तो दोनों देखनी है। अब सबसे पहले काम क्या देखना आपको, एक्सों के समांतर देखनी कि उसमें है या नहीं है। तो इसमें एक्सों के समांतर कितनी आ गई 4। अब इस सवाल की अधिकतम घात कितनी है, देखो ये सवाल दिया था, इसको हमने ऐसा लिख लिया
यहाँ देखो दो पावर टोटल अधिकतम घात कितनी है 4। यहाँ तो 2 ही घात है, यहाँ भी कितनी घात है 2। तो सवाल की अधिकतम घात कितनी है 4। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अनंत स्पर्शी कितनी आ सकती हैं 4, और 4 हमें मिल गई। कौन सी मिल गई? अक्षों के समांतर। क्या इस सवाल में तिर्यक देखने की जरूरत है क्या? नहीं है। करो देखिए नोट। कर लिया नोट सबने? लिख लिया तो अगला सवाल लिख लो, इसके बीच में माइनस लगा लो, फिर बताओ। बीच में प्लस लगाओ ना सवाल के, बीच में माइनस लगा लो। a² अपॉन x² माइनस b² अपॉन y² इक्वल टू 1। और इसके भी इम्पोर्टेंट लगा लो। अनंत स्पर्शी में सवाल तो सारे ही पूछता है, लेकिन ये 2 सवाल ऐसे हैं जो कम से कम 4-5 बार किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए। क्या आ रही है अभी? देखो आने को तो 4 आएंगी, लेकिन 2 कौन सी आएंगी? आयोटा वाली। तो वास्तविक लेके चलनी है तो 2 तो कैंसिल हो गई, और 2 अपने पास आ जाएंगी प्लस माइनस a। जरूरत है क्या करने की? देखो यही तो सवाल था अपने पास। a² अपॉन x² माइनस b² अपॉन y² और इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a² y² माइनस b² x²। एलसीएम उधर जाके इधर आएगा तो किसका हो गया? माइनस का, और इक्वल टू कितना? 0। अब पहले किसके समांतर देखेंगे बेटा? x के समांतर। x के समांतर या पैरेलल टू x एक्सिस हम देखेंगे तो x के समांतर में इसको ऐसा लिख सकते हैं a² y²। जब x के समांतर देखते हैं तो x की अधिकतम घात का गुणक। अब अधिकतम घात कितनी जगह? 2 जगह।
तो इसको ऐसे लिख लें क्या, माइनस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, अधिकतम घात के गुणांक को 0 के बराबर, तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। तो y इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस आयोटा b। तो ये क्या होगा आपके पास, काल्पनिक। तो इसको तो लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। अब किसके समांतर देखेंगे, y x के समांतर या पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस में क्या कहते हैं कि y की अधिकतम घात का गुणांक। तो y की अधिकतम घात देखो दो जगह है, यहाँ भी y की अधिकतम घात है और यहाँ भी y की क्या है, अधिकतम घात है आपके पास। तो इसको एक साथ लिख दें तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कितना हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अधिकतम घात का गुणांक किसके बराबर रखना है, 0 के। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे यहाँ से, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब गुणनखंड बोले एक घात के होने चाहिए और वास्तविक होने चाहिए, तो हो रहे हैं क्या इसके, हो रहे हैं ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू एक तो आएगी प्लस ए और ए कितनी आएगी, माइनस ए। तो टोटल आ तो कितनी गई, 4 ही आ सकती हैं इसमें। बताओ इसमें तिर्यक चेक करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है भाई। अधिकतम कितनी आ सकती हैं, कितनी घात का सवाल है, 4 का, तो 4 आ सकती हैं। 2 अब नहीं आई वो अलग केस है, तो 2 तो यहाँ चली गई और 2 आपके पास यहाँ रह गई। तो टोटल आनी कितनी थी 4। ऐसा जरूरी नहीं कि 4 घात का तो 4 ही आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आ सकती हैं, 4। अब इसमें 4 नहीं आई क्योंकि 2 क्या हो गई, काल्पनिक इमेजिनरी हो गई। तो कितनी आई आपके पास, 2 ही मिली। एक नोट लगा के लिख लो नीचे, ये लिखने के बाद नोट लगा के लिख दो। यदि वक्र के समीकरण की कोटि, यदि वक्र के समीकरण की कोटि n है, यदि वक्र के समीकरण की कोटि कितनी है, n है, यदि वक्र के समीकरण की कोटि कितनी है, n है, तो इसकी अधिकतम, तो इसकी अधिकतम n अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त होंगी। यदि वक्र के समीकरण की कोटि या ऑर्डर कितना है, n है, तो इसकी अधिकतम n अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त होंगी। कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं, n। विचार वाले में 4 हो सकती हैं, 4 से क्या होंगी, कम होंगी। कम कौन सी होंगी, जो किस में चली जाएंगी, काल्पनिक या इमेजिनरी में चली जाएंगी। कर लिया नोट सबने। अगला सवाल देखो, बताओ इसके अनंत स्पर्शियाँ चेक करनी है आपको, असमटोट।
हाँ भाई, क्या आ रही है? क्या क्या आ रही है? दो कि x बराबर a, ऐसे बोला करो, x बराबर a है ना, और y बराबर माइनस b। हाँ ठीक है, दो ही आएंगी। हो गया ना भी सबका, या करें? करें? लिखो फिर अगला सवाल लिखो, देखो करना हो तो बता देना भी, ऐसा नहीं कि फिर कहो मास्टर सवाल खा गया, है ना। मुझे तो लिखना है, चाहे इसका उत्तर लिखूं चाहे अगला सवाल लिखूं, है ना, लिखना ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे लिए तो। ये है। मैं ऐसा नहीं कि कोई मुझे बहुत फर्क पड़ रहा हो कि बहुत आराम मिल रहा हो, उससे ऐसा कुछ नहीं है। अगला सवाल लिखो चाहे उसका उत्तर लिखो, वही एक्स वाई ए बी सी लिखने हैं, तो वो चाहे अगले सवाल में लिखो चाहे उस सवाल में लिखो। क्या रहा अभी? एक्स बराबर और वाई बराबर माइनस या प्लस? प्लस आना चाहिए। एक्स बराबर ए, वाई बराबर बी, प्लस ही आ रहा होगा ना। ठीक है। क्या सवाल दिया था कोई लास्ट क्लास में? क्या सवाल दे दिया था भैया ना? लास्ट क्लास को सवाल दिया था क्या? गलती कर दी है सवाल दे के? क्या उत्तर आ रहा उसका? किसी ने गलती की थी क्या करके? उच्चिष्ट आना चाहिए ना, मैक्सिमा। 1/2 3/8 यही दिया था ना। हाँ तो उच्चिष्ट आएगा ना, ठीक है। चलो भी अगला सवाल लिखो, देखो। ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 0। बताओ। क्या आ रही है अभी? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए। क्या बना ये वास्तव में धरातल पे? क्या बना ये? अरे जब ये रेखाएं तो है चार, ऐसे एक्स एक्स खींचो, ऐसे वाई एक्स फिर खींचो, देखे क्या बनेगा।
वर्ग या स्क्वायर बनेगा। तो कई बार ऐसा भी सवाल पूछा गया है कि इसकी जो अनंत स्पर्शियाँ वो बनाती हैं कि वर्ग बनाएंगे या इस तरीके से घन बनाएंगे, इस तरीके के आपके 4 ऑप्शन दे देगा वो। फिर तो इससे वर्ग ही तो बनेगा या नहीं बनेगा। देखो पहले किसके समांतर देखेंगे, एक्स एक्स के समांतर। तो एक्स एक्स के समांतर या पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम देखेंगे तो देखो क्या होगा, एक्स के अधिकतम घात एक यहाँ है सर, एक यहाँ है, तो इनका गुणांक कितना आएगा, वाई स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर, और ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब x की अधिकतम घात का गुणांक देखें, एक घात के गुणनखंड होंगे क्या, इसके होंगे, तो ये हो गया y प्लस ए और कितना हो गया y माइनस ए इक्वल टू कितना हुआ बेटा 0। तो y इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस ए, तो 2 तो यहाँ से मिल गई। अब किसके समांतर देखेंगे, y x के समांतर, y x के समांतर या पैरेलल टू y एक्सिस। तो y की अधिकतम घात देखो कहाँ है, एक तो आपके पास ये रही y की अधिकतम घात और एक ये रही, 2 ही घात मैक्सिमम है। तो 2 ही घात मैक्सिमम है तो देखो क्या बनेगा, ये हो गया सर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इनटू कितना हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब y की अधिकतम घात का क्या देखना है, गुणांक के कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट कितना होगा आपके पास x माइनस ए और x प्लस ए इक्वल टू कितना हुआ 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस ए। अब अगर बनाना चाहें इसको तो ये कुछ ऐसा ही बनेगा आपके पास, ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू प्लस ए, एक्स इक्वल टू प्लस ए कोई पॉइंट यहाँ होगा, ये रेखा होगी, ये x इक्वल टू माइनस ए यहाँ कोई पॉइंट होगा, ये रेखा होगी। फिर इधर क्या आया था y इक्वल टू प्लस ए और y इक्वल टू माइनस ए, तो ये कोई y इक्वल टू प्लस ए पॉइंट होगा और ये रेखा बनेगी। इधर ये y इक्वल टू कोई माइनस ए पॉइंट होगा, ये रेखा बनेगी। तो क्या बन गया, इससे वर्ग या स्क्वायर बनाती है अनंत स्पर्शी, क्या बनाती है वर्ग या स्क्वायर। चलें आगे। देखो अगला सवाल लिखो, अगला सवाल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई, और प्लस दिया हुआ ए टू द पावर 4 इक्वल टू 0। बताइए। चार क्या क्या बनेंगी, वो सेम बनेंगी जो पिछले बनी थी भाई, इनसे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। ए की पावर 4 हो चाहे 40 हो कोई मतलब नहीं है, ए की पावर 3 का भी अपने कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। हमें तो किसकी अधिकतम घात देखनी है, एक्स की और वाई की।
तो x की यहाँ अधिकतम घात ये रही आपके पास और ये रही, तो यहाँ से कितना बनेगा वाई स्क्वायर माइनस कितना आएगा बेटा ए स्क्वायर। भैया एक्स स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से दो फैक्टर आ जाएंगे y इक्वल टू प्लस ए और कितना माइनस ए। और ऐसे ही क्या देखनी है आपको भाई, यहाँ किसके समांतर देख रहे हैं अपन एक्स एक्स के समांतर। तो ऐसे ढूंढ लिया करो, पूरे सवाल में पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं होती इनमें कि भाई x की अधिकतम घात दो जगह है तो गुणांक कितना हो गया वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कहीं है नहीं, तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या फैक्टर हो गए y प्लस ए और कितना हो गया y माइनस ए इक्वल टू 0, तो दो आ गई y इक्वल टू प्लस माइनस ए। ये तो किसके पैरेलल आ गई एक्स एक्स के पैरेलल। अब किसके पैरेलल बात करें वाई एक्स के समांतर, वाई एक्स के समांतर या पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस में क्या होगा वाई की अधिकतम घात का गुणांक। अब वाई की अधिकतम घात कहाँ है, एक तो ये रही और एक ये रही, इसका गुणांक एक्स स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर। तो ये ऐसा लिख सकते हैं इसको, बाकी से तो कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आगे जो भी आएगा आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा x माइनस ए और कितना हो गया x प्लस ए इक्वल टू 0, तो दो आ गई x इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस ए। तो इनसे भी क्या बनेगा आपके पास वर्ग या स्क्वायर बन जाएगा। चले आगे भी, लिखो अगला सवाल। एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर, माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, बताइए। क्या आएगी x बराबर a, और कोई नहीं आ रही क्या, देखो यही आएगा x बराबर a। देखो क्या देखना होता है बेटा, सबसे पहले किसके समांतर देखेंगे एक्स एक्स के समांतर। एक्स एक्स के समांतर देखेंगे तो x की अधिकतम घात देखी जाएगी, तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर कितनी हो गई 4, और ये हो गया वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस कितना हो गया ए वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। अब x की अधिकतम घात 4 है, इसका गुणांक या कोफिशिएंट कितना है 1। 1 का मतलब कांस्टेंट, क्या 1 बराबर 0 होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब एक्स एक्स के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। एक्स एक्स के समांतर तो कोई होगा नहीं, एक्स एक्स के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। ठीक है, अब किसके पैरेलल देखेंगे वाई एक्स के पैरेलल, तो वाई एक्स के समांतर या पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्स के समांतर की अगर हम बात करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो देखो y की अधिकतम घात दो जगह आ रही है वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कितना बनेगा a माइनस एक्स, एक्स माइनस है ना, तो ये हो गया x की पावर 4 प्लस इसको ऐसे लिख दो वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। अब अधिकतम घात का गुणांक एक घाती होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए, तो एक घात का भी है और वास्तविक भी है, तो x माइनस ए इक्वल टू कितना होगा बेटा 0, तो x इक्वल टू कितना होगा a। तो ये अनंत स्पर्शी आपको मिली किसके समांतर एक्सों के समांतर। अभी वो सीखेंगे तब बात करेंगे, है ना। अभी एक ही काम सीखा है एक्सों के समांतर,
तो कईयों में तो सारी एक्सों के समांतर हैं। अब किसी में ज़रूरी थोड़ी है कि एक्सों के समांतर ही हो, कुछ एक्सों के समांतर भी हो सकती हैं और कुछ क्या हो सकती हैं, तिर्यक भी। अब तिर्यक की जब बात करेंगे, जब तिर्यक अपन सीख लेंगे, अभी बात नहीं करेंगे एक बार। तो लगाओ फिर हेडिंग लगाओ, तिर्यक अनंत स्पर्शी, है ना। फिर दोनों साथ साथ और करते रहेंगे सवाल। हेडिंग लगाओ, तिर्यक अनंत स्पर्शी या ओब्लिक असमटोट। तिर्यक अनंत स्पर्शी या हम किसकी बात कर रहे हैं, ओब्लिक असमटोट की। फिर दोनों देखने लग जाएंगे सवाल में। देखो, तिर्यक अनंत स्पर्शी, तिर्यक अनंत स्पर्शी या ओब्लिक असमटोट। तिर्यक अनंत स्पर्शी या ओब्लिक असमटोट, ठीक है। अब देखो एग्जाम में मोस्टली पूछेगा, वो कौन सी पूछेगा, एक्सों के समांतर। एग्जाम के जैसे 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, 10 क्वेश्चन में से 8-9 क्वेश्चन आपके किसके मिलेंगे, एक्सों के समांतर के, क्योंकि एक्सों के समांतर में कैलकुलेशन कम रहती है और तुरंत सवाल बन जाता है। तिर्यक में थोड़ी सी क्या रहेगी, कैलकुलेशन। अब तिर्यक में देखो क्या करना है, कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ, वो पॉइंट जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे लिख लो, फिर तुरंत सवाल करते ही समझ में आ जाएगा। अब देखो, अनंत स्पर्शी का मतलब तो समझते हो ना। अनंत स्पर्शी का मतलब क्या होगी, कोई रेखा होती है। अनंत स्पर्शी का मतलब क्या होती है, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी तो रेखा होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस कितनी होती है, c। उसमें दो वैल्यू की जरूरत होती है, एक m की और एक इसकी c की। भाई अनंत स्पर्शी क्या होती है, एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का समीकरण हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब अगर हमें m मिल जाए और क्या मिल जाए, c, तो m की वैल्यू रख देंगे और c की वैल्यू रख देंगे, तो क्या आ जाएगी, अनंत स्पर्शी आ जाएगी आपके पास। अब लिखिए इसके अंदर, तिर्यक अनंत स्पर्शी के अंदर पहला पॉइंट लगा के लिखिएगा, वक्र के समीकरण में, वक्र के समीकरण में पूरा लिख लो जिससे आगे पढ़ो कभी तो ध्यान रहे, है ना। वक्र के समीकरण में अधिकतम घात के पदों में, वक्र के समीकरण में अधिकतम घात के पद में, वक्र के समीकरण में अधिकतम घात के पद में, वक्र के समीकरण में अधिकतम घात या उच्चतम घात के पद में x इक्वल टू क्या रखना है, 1, और y इक्वल टू m रखकर सबसे पहला काम है कि वक्र के समीकरण में अधिकतम घात के जितने भी पद हैं उनमें क्या रखना आपको, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m, ठीक है। अब x इक्वल टू m रख देंगे, x इक्वल टू 1 रख देंगे, y इक्वल टू m, तो कुछ तो मिलेगा। अब जो कुछ मिलेगा उसमें x की जगह तो कितना हो गया, 1, और y की जगह कितना हो गया, m। अब जो कुछ मिलेगा वो पूरा किस में हो गया, m में हो गया। तो रखने पर क्या मिलेगा आपको, ऐसे कह देता हूं कि कोई क्या मिलेगा, फाई nm प्राप्त होगा। रखने पर फाई nm प्राप्त होगा। n का मतलब तो अभी देखो अपन बेसिक सीख रहे हैं, n का मतलब तो सवाल कितनी घात का है, कितनी कोटि का है, n का। अब अपने सवाल में कोई 3 का होगा, कोई 4 का होगा, कोई कितने का होगा, 2 का होगा। तो सबसे पहला क्या करना है कि वक्र के समीकरण में अधिकतम घात के चाहे 2 पद हों, चाहे 1 पद हों, चाहे 4 पद हों, उन सब में x इक्वल टू कितना रखना है, 1, और y इक्वल टू कितना रखना है, m। जो कुछ भी मिलेगा m में मिलेगा, तो उसको हमने क्या कह दिया, फाई nm कर लिया प्राप्त। अब फाई nm प्राप्त होने के बाद इस फाई nm को किसके बराबर रखते हैं, 0 के। फाई nm को हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के। फाई nm का वास्तव में देखा जाए तो m के अंदर कोई समीकरण हो गया, ये एम स्क्वायर प्लस m प्लस जो भी बनेगा, लेकिन ये m में क्या बन गया, कोई समीकरण, और इक्वल टू किसके रख दिया, 0 के। तो m में जो समीकरण बना इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से किसके मान ज्ञात करेंगे, m के। यहाँ से किसके मान ज्ञात करेंगे, m के मान। अब m के मान लो कोई आएंगे मान, कोई पहली वैल्यू को हम क्या कह देंगे, m1, दूसरी वैल्यू को हम क्या कह देंगे, m2, m3, इस तरीके से हम चलेंगे। क्लियर। दूसरी स्टेप,
दूसरी स्टेप में क्या करते हैं, अभी तो ये कौन से पदों में रखा था, अधिकतम घात। जैसे मान लो 4 घात अधिकतम है किसी सवाल में, तो 4 घात वाले पदों में रखा था। अब अधिकतम घात से 1 घात कम वाले पद, अधिकतम घात से 1 घात कम वाले पद, मतलब ये n घात के थे तो ये कितने हो जाएंगे, n-1। तो क्या करेंगे, अब अधिकतम घात से, अधिकतम घात से 1 घात कम, अधिकतम घात से 1 घात कम वाले पदों में, कम वाले पदों में, कम वाले पदों में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखने पर, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखने पर क्या मिलेगा, x की जगह तो 1 हो जाएगा, मिलेगा तो m में ही, तो उसे क्या कह देंगे, फाई n माइनस m प्राप्त होगा। फाई n माइनस m क्या होगा, आपको प्राप्त होगा। करो देखिए, 2 पॉइंट नोट करो। क्लियर नोट यहाँ तक। अब अनंत स्पर्श में कितने की जरूरत है, 2 चीज़ों की जरूरत है। एक तो किसकी जरूरत होती है बेटा, m की, और एक किसकी जरूरत होती है, c की। m तो मिल गए आपको, m1 m2 m3 ये वैल्यू रख देंगे। अब इस m1 जब रखेंगे तो m1 के सापेक्ष किसकी ज़रूरत है, c1 की। m2 जब रखूँगा तो m2 के सापेक्ष किसकी ज़रूरत है, c2 की। अब किसके मान चाहिए आपको, c1 c2 c3 की वैल्यू चाहिए। तो अब क्या होगा, c का मान ज्ञात करने के लिए, c का मान ज्ञात करने के लिए, c का मान ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे, c इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस, ये जो आया फाई n-1, इसको तो ऊपर लिख देंगे m को, और ये जो बना था इस वाले के अंदर कौन, फाई nm, इसका अवकलन करके कहाँ रख देंगे, नीचे। अब मान लो आप कहोगे कि सर m1 तो मैंने आ गया मेरे पास, तो m1 तो रख दूं, लेकिन m1 के सापेक्ष किसकी ज़रूरत है, c1 की। तो c1 ये फॉर्मूला लिख लो, ये आएगा कहाँ से, n-m तो यहाँ से करके आए ही हैं भाई, n-1 वाला m तो ये रहा अपने पास, और ये कहाँ से आएगा, ऊपर वाले का क्या कर लेंगे, अवकलन, वो यहाँ लिख देंगे। किसके सापेक्ष c चाहिए, m1 के सापेक्ष, तो यहाँ m की जगह कितनी वैल्यू रख दो, m1, तो किसके वैल्यू आ जाएगी, c1 की। m की जगह कितना रख देंगे, m2, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, c2 की। लेकिन ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब m के मान क्या हो, अलग अलग, m के मान क्या हो, भिन्न भिन्न हो या डिस्टिंक्ट वैल्यू हो, m के मान क्या हो भी, भिन्न भिन्न हो। अब मान लो 2m की वैल्यू सेम आ गई, तो c की वैल्यू भी क्या आएंगी, सेम। तो ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है भाई, मान लो कोई सवाल में कोई 2 रेखा है ऐसे, अब y इक्वल टू 2x m की वैल्यू तो सेम आ गई, अब जरूरी थोड़ी है इसमें 3 आ गया तो इसमें 3, इसमें 5 भी आ सकता है, ये भी तो सरल रेखा ही होगी भाई। ऐसा थोड़ी है कि m के एक मान के लिए c का वही मान आएगा, ऐसा थोड़ी ज़रूरी है। तो ये तब फॉर्मूला काम करेगा जब m के मान क्या हो, सभी अलग अलग। अब m की 2 वैल्यू सेम आ जाएं तो सर c कितने आने चाहिए भाई, ये देखो m की वैल्यू तो सेम है, इसमें m की वैल्यू तो क्या है, सेम भाई, यहाँ 2 वैल्यू सेम आ गई। अब c की वैल्यू जरूरी थोड़ी है सेम आए भी, नहीं भी आ सकती, कोई सा भी केस हो सकता है। तो c की वैल्यू कैसे प्राप्त होगी उस स्थिति में, तो यहाँ तक लिख लिया क्या, 3 पॉइंट तक सबने लिख लो, 3 पॉइंट तक, फिर वो देखते हैं केस। ये ऊपर का क्यों कट रहा है इसमें,
क्यों कट रहा है ऊपर का? है कटना नीचे ना, ऊपर नीचे का तो कट जाए फिर भी। लिखे भाई, 3 पॉइंट लिख लिए सबने। अब देखो यही लिख देता हूँ, चलो m के 2 मान समान हो, फिर अलग अलग फॉर्मूले होते हैं भी, 2 का अलग है 3 का अलग है। m के 2 मान समान हो, m के 2 मान समान या इक्वल हो, उस स्थिति में c का मान क्या आएगा? देखो फॉर्मूला होता है आपके पास 1/2 c स्क्वायर फाई एन ये रहा, इसका क्या करना है? 2 बार डेरिवेटिव करना है, प्लस यहाँ लिखना है c, फिर जो फाई n माइनस 1 था, ये रहा फाई n माइनस 1, यहाँ से आएगा, इसका एक बार डेरिवेटिव, और फिर इस सवाल में आपको फाई n माइनस 2 भी निकालना पड़ेगा, और इक्वल टू कितना करना पड़ेगा? 0। n माइनस 2 कैसे आएगा? ये तो सबसे बड़ी घात, ये उससे घात कम, और फिर इससे कम घात के पदों में क्या करना है? x इक्वल टू 1 और क्या रख देंगे? y इक्वल टू m, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? n माइनस 2। अब इसके अंदर देखो 1/2 c स्क्वायर फाई n डबल डेस m, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 बार डेरिवेटिव करते ही, इसकी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, और ये निकाल लेंगे तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, कर दी वैल्यू पुट। अब मान लो m की वैल्यू कितनी सेम आ रही है? 2, 2 वैल्यू सेम आ रही है, मान लो वैल्यू आ रही है 5,5, तो जहाँ जहाँ m लिखा रहेगा उसकी जगह कितना रख देंगे? 5, 5 रख देंगे, तो एक समीकरण बन जाएगा किसमें? c स्क्वायर में। एक समीकरण किसमें बन जाएगा? c स्क्वायर में, और c स्क्वायर के समीकरण से c के कितने मान आ जाएंगे? 2 मान आ जाएंगे। भाई 2m के मानों के लिए हमें कितने मान चाहिए थे? 2, तो ये समीकरण किसमें बनेगा? c स्क्वायर में, तो c के कितने मान आ जाएंगे? 2। लिख लो, देखे फिर सवाल देखते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएंगे, सारे पॉइंट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब जैसे पिछले में भी लिख के आए थे अपन पॉइंट, हाँ सी के दोनों आ सकते हैं। भाई पीछे एक्सों के समांतर में भी हमने थ्योरी लिखी थी, लेकिन थ्योरी की ज़रूरत पड़ी क्या? फिर नहीं पड़ी। अब वो इसलिए लिखी थी कि 6 महीने 4 महीने बाद जब खोलें कॉपी तो अपने ये जो सुलेख अपने तो समझ में आए कि सवाल में क्या किया था, है ना। इसीलिए अभी 2-4 लाइन एक्स्ट्रा लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब कराने को तो डायरेक्ट सवाल भी करा देता इतने में कि एक स्टेप में ऐसा होगा, अगले में ऐसा होगा, अगले में ऐसा होगा। तुम भी खुश क्या सवाल हो रहे हैं ना, तो फिर वो थोड़े दिन बाद दिक्कत करती है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना लिखा हुआ अपने तो समझ में कम से कम आना ही चाहिए। लिखे सवाल। अब देखो इसमें भी कुछ सवाल इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये सवाल है, ये तिर्यक का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि इसके अंदर देखो होगा क्या, अभी बात करेंगे तब बताएंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये। x³ प्लस y³ माइनस कितना होगा बेटा? 3a xy इक्वल टू 0, और अगला कहेगा कि अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करो। क्या कहेगा आपको? कि अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए, फाइंड इट्स असमटोट। अब देखो जब भी अनंत स्पर्शी का सवाल आए और अगला सिर्फ क्या कहे कि अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले दिमाग कहाँ जाना चाहिए? अक्षों के समांतर, कि वहाँ कोई मिल जाए तो ठीक है। पैरेलल टू क्या देखना आपको? एक्सिस। अब ये तो आपको दिख गया होगा कि इसकी अनंत स्पर्शी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आ सकती हैं? 3। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आ सकती हैं? 3। अब पहला काम क्या है? एक्सों के समांतर। पहला काम क्या है अभी? एक्सों के समांतर या पैरेलल टू एक्सिस। पहला काम क्या है आपके पास? एक्सों के समांतर। अब बताओ एक्सों के समांतर कितनी अनंत स्पर्शी हैं इसमें? एक्स की अधिकतम घात का गुणांक, तो एक्स की अधिकतम घात का गुणांक कितना है? 1। 1 इक्वल टू 0 नहीं होगा। y की अधिकतम घात का गुणांक 1, तो 1 इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो एक्सों के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है। एक्सों के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है। अब अक्षों के समांतर नहीं है सर, तो अब सारी की सारी क्या होंगी? तिर्यक होंगी। अक्षों के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है।
देयर इज नो असमटोट पैरेलल टू एक्सिस, कि एक्सिस के पैरेलल में कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी। बोर्ड पे देखो, बाद में लिख लेना, है ना। अब कौन सी अनंत स्पर्शी देखनी है बेटा? तिर्यक। अब कौन सी अनंत स्पर्शी देखनी है? तिर्यक। तिर्यक अनंत स्पर्शी में हमने क्या सीखा? खोलो पहला पॉइंट पढ़ो। तिर्यक अनंत स्पर्शी में सीखा कि अधिकतम घात के जो भी पद हैं, तो पहले तो धीरे धीरे एक एक शब्द पे चलो। पहले तो अधिकतम घात के पद, बस अभी पद तो ढूंढो कम से कम। तो अधिकतम घात का एक तो पद ये रहा, कितनी घात का है? 3 घात का। और एक पद ये रहा, कितनी घात का है? 3 घात का। इस अधिकतम घात के पदों में x इक्वल टू कितना? 1 और y इक्वल टू कितना? m, और उसे क्या नाम देंगे? फाई एन एम। एन का मतलब कितनी घात का है? 3 का। तो ये हो गया फाई 3m। कितना बनेगा बेटा? 1 प्लस m की पावर 3, यही बनेगा। फिर आगे इसी लाइन में पढ़ो, इसको किसके बराबर रखना है? 0 के। इसको 0 के इक्वल रखना है, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो गया 1 प्लस एम क्यूब इक्वल टू कितना? 0। तो यहाँ से फैक्टर हो गए m प्लस 1, एम स्क्वायर माइनस m और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू आएंगी m इक्वल टू कितना आएगा? -1। इसमें वैल्यू आएंगी, लेकिन कौन सी आएंगी? काल्पनिक इमेजिनरी आएगी, जो हमें नहीं लेनी है, जो हमें नहीं लेनी है। 2 वैल्यू आएंगी, लेकिन वो क्या आएंगी? काल्पनिक। चले आगे, दूसरा पॉइंट पढ़ो क्या है। इससे एक कम घात के पद, ये कितनी घात के पद थे? 3 के। 3 से एक कम घात के पद कितने हुए? 2 घात वाले। तो ये कितनी घात का पद है? 2 घात का। एक घात इसकी और एक घात इसकी, तो टोटल कितनी घात हुई? 2। x बराबर कितना? y बराबर कितना? m। तो कितना कहेंगे इसे? फाई 2 कह देंगे बेटा। तो ये हो गया फाई 2m इक्वल टू कितना हुआ? -3a, इसकी जगह 1, इसकी जगह कितना? m। तो ये कितना होगा? -3am, बराबर कुछ नहीं इसके, है ना। तो ये हो गया -3am। अब तीसरे पॉइंट पे आओ, किसके मान की जरूरत है? m का मान तो आ गया आपके पास। अब किसके मान की जरूरत है? c। m का एक ही मान है, तो एक ही c का मान आएगा। और कितनी अनंत स्पर्शी आएगी? 1। भाई अक्षों के समांतर कोई है नहीं, आई तो यहाँ दो वैल्यू और थी, लेकिन वो वैल्यू क्या हो गई? काल्पनिक। तो एक अनंत स्पर्शी आएगी। अब किसका मान चाहिए? c का। c का क्या फॉर्मूला सीखा था? कॉपी में देखो, -φn-n- मतलब कितना? φ2। अरे इस सवाल में कितना हो गया? φ2। नीचे कितना था? n। n का मतलब कितना हुआ? φ3। उसका क्या करना है? अवकलन। तो φ3 डैश कितना हो गया? m। माइनस माइनस क्या कर लो? प्लस। ये हो गया बेटा 3am अपॉन, और इसका कितना हो गया? 3m स्क्वायर। 3 से 3 कट गया आपके पास, और m की वैल्यू कितनी है? -1। एक ही m है तो डायरेक्ट रख देता हूँ। तो -1 यहाँ रखेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ लिख देना कि -1 m इक्वल टू -1 के लिए, m इक्वल टू -1 के लिए कितना आएगा? तो कितनी वैल्यू आ गई? माइनस से। अब अनंत स्पर्शी लिखनी है तो कितनी आएगी बताओ? अनंत स्पर्शी क्या होती है? y इक्वल टू नॉर्मली क्या लिखते हैं? mx प्लस c। तो y का तो y, m की वैल्यू कितनी? -1। तो ये हो गया -1 इंटू एक्स। c की वैल्यू कितनी? -a। तो ये बन गया x प्लस वाई प्लस a इक्वल टू कितना? 0। ये आपका आंसर है। ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इसलिए भी आता है तिर्यक का, कि इसमें फिर और ज़्यादा वैल्यू नहीं आती। भाई कंपटीशन के अकॉर्डिंग एक इम्पोर्टेंट है। बाकी ग्रेजुएशन में सवाल कभी नहीं पूछेगा। ग्रेजुएशन में तो वो पूछेगा जिसमें 3-4 मान आएंगे यहाँ, ताकि फिर 3-4 बार सोल्व करो उसको। ये है। तो समझ में तो आ रहा है ना? चलो ठीक है, फीलिंग ऑसम है ना? हाँ। तो इसमें ऑसम में कैसी फीलिंग आती है? मैं कई बार देखता हूँ फेसबुक पे वो लगा रहते हैं ऐसा, फीलिंग ऑसम। फिर क्या होता है उसमें? देखा होगा ना आपने भी, है ना? वहीं से मैंने देखा है कि फीलिंग ऑसम, है ना?
तो बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, तूफान के डर से घर बैठे हैं क्या? लिख लिया अभी सबने? अगला सवाल देखो। अगला सवाल है एक्स क्यूब प्लस 2x² वाई, एक्स क्यूब प्लस 2x² वाई माइनस XY² माइनस XY² माइनस 2y³ माइनस 2y³ प्लस XY माइनस y² और इक्वल टू 1। अब जब भी कुछ भी इक्वल टू में लिखा रहता है हमेशा उसको इधर कर लिया करो और इक्वल टू क्या कर लिया करो, 0। अब करो इसको। तो इसमें पूरी 3 वैल्यू आएंगी, सीखने के हिसाब से दिया आपको सवाल, करो देखे। तो एक्सों के समांतर तो कोई होना नहीं चाहिए, है? तो सबसे पहले अधिकतम घात के पद देखने, तो ये कितनी घात है, 3। इसकी भी कितनी है, 3। और इसकी भी कितनी है, 1 और 2 3। और इसकी भी कितनी है, 3। तो ये अधिकतम घात के पद है। ऐसा नहीं कहीं x की घात देखिए y की। पद का मतलब दोनों चरों की घात देखी जाती है। करो देखिए। ज़्यादा जरूरत नहीं इसमें, 2-3 सवाल अगर पूरे कर लोगे, पूरी कैलकुलेशन, फिर अगला चाहे छोटा पूछे बड़ा पूछे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने सब सवालों में मेथड यही रहेगा, तिर्यक अनंत स्पर्शी का मेथड यही रहेगा।
m के मान क्या रहे हैं अभी? 1 माइनस 1 और माइनस के 1/2। अब c के मान जीरो माइनस 1 और 1/2 है ना, ऐसे आनी चाहिए। नहीं आ रहे? क्या हो गया? अब देखो सबसे पहले क्या देखते हैं भाई, अधिकतम घात के पद। तो अधिकतम घात के 4 पद हैं आपके पास। इनमें क्या करते हैं, x की जगह 1 और y की जगह कितना रखते हैं? m। तो क्या मिलेगा आपको? 3m, 3 घात का है ना। x की जगह 1 तो 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर, और माइनस कितना हो गया? 2m क्यूब। यही बना आपके पास। इसको इक्वल टू क्या करना है? 0। तो 3m को हम इक्वल टू क्या करेंगे बेटा? 0। तो 3m इक्वल टू 0 करेंगे तो चाहे ऐसे लिख लो इसको, 2m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इक्वल टू कितना? 0। अब 3 घात का समीकरण है तो 3 फैक्टर आएंगे, 3m के मान आएंगे आपके पास। तो देखो क्या कॉमन ले लें इसमें से? 2m स्क्वायर या 2m? m स्क्वायर लें क्या? चलो जी, तो कितना कॉमन ले लें? m स्क्वायर। यहाँ कितना बन गया? 2m प्लस 1। यहाँ से कितना कॉमन ले लें? माइनस 1। तो ये कितना हो गया? 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके पास m स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया आपके पास 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m की 3 वैल्यू आ गई, प्लस 1 माइनस 1 और माइनस का 1/2। ये 3 वैल्यू आई, और तीनों वैल्यू क्या है? अलग अलग है। इसके बाद क्या करते हैं? एक कम घात, 3 से एक कम घात कितनी होगी बेटा? 2। तो 2m, 2 घात के कौन सा पद है? ये भी कितनी घात का पद है? 2 का। और ये भी कितनी का है? 2 का। तो कितना होगा? x की जगह तो 1, तो कितना होगा? m माइनस m स्क्वायर। अब किसके मान ज्ञात करने हैं? c के मान। अब किसकी वैल्यू देखनी है आपको? c की। अब 3 ज्ञात करने तो फॉर्मूला बना लेते हैं, माइनस। क्या फॉर्मूला था? n माइनस 1 का मतलब 2m, और नीचे क्या होगा? 3 वाले का अवकलन या क्या होगा? डेरिवेटिव। अब ये हो गया माइनस 2 कितना है? m माइनस कितना हो गया? m स्क्वायर। उसका अवकलन करेंगे डेरिवेटिव तो कितना होगा? यहाँ से देखो, ये तो हो गया 0, यहाँ से कितना हुआ? 2। ये हो गया माइनस का 2m, और माइनस का कितना हुआ? 6m। ये बनेगा आपके पास। ठीक है। अब अच्छा स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 6m स्क्वायर। अब 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक बार तो m बराबर कितना रखें? 1। तो देखो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं m इक्वल टू 1 पर। m इक्वल टू 1 पर c बराबर वैल्यू पुट कर लो। 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। तो m इक्वल टू 1 पर तो c 0। फिर m इक्वल टू किस पर? माइनस 1 पर। m इक्वल टू जैसे ही माइनस 1 रखेंगे तो ये हो गया माइनस 1, और ये भी हो गया माइनस 2 हो गया क्या ये? तो ऊपर हो गया प्लस 2, नीचे देखें तो 2, और ये कितना हो गया? प्लस 2। यहाँ से कितना हो गया? माइनस के 6। तो कितना बचेगा? तो c इक्वल टू कितना हो गया? अरे कितना होगा? लो बोलो, 1 या माइनस 1? m इक्वल टू कितना है? माइनस 1/2। तो माइनस 1/2 यहाँ रखेंगे, 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा। और सोल्व करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस 1/2। यही आ रही होगी। अब क्या लिखनी है आपको? अरे क्या लिखनी है? अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी असमटोट y इक्वल टू क्या होगा? mx प्लस c। तो देखो पहली तो क्या बनेगी? y इक्वल टू m का मान 1 और c का कितना? 0। तो एक तो ये बनेगी। दूसरी वैल्यू माइनस 1 तो माइनस x, और c की वैल्यू कितनी? माइनस 1। तीसरी अनंत स्पर्शी की बात करें तो m की वैल्यू माइनस 1/2 x और प्लस c, तो ये कितना हो गया? 1/2।
तो ये क्या मिली आपको? 3 अनंत स्पर्शियाँ मिल गई। वैल्यू देख लेना भाई, सही है ना सी की वैल्यू? सी की वैल्यू सही है ना? बस और कोई दिक्कत नहीं है। एक ही काम तो दे रखा आपको, जोड़ बाकी गुणा भाग, बस। इसके अलावा तो कोई काम दिया ही नहीं मैंने। लिख लिया क्या भाई सबने? अगला देखो सवाल। 4x³ माइनस x² माइनस x² माइनस 4xy² प्लस y³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 2xy प्लस 3x² प्लस 2xy माइनस y² माइनस 7 और इक्वल टू 0। करो देखे। सेम पैटर्न का सवाल है ये, करो देखे। 2-3 सवाल पूरे कर लेंगे तो फिर चाहे एक वैल्यू पूछे, 2 पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
आगे भी m के मान 3 मान आए होंगे, एक, एक माइनस एक और 4। ठीक है, c का मान m बराबर 1 पर 2/3 माइनस 1 पर 4 पे 1/3 आना चाहिए, है ना। तो यही आएगा रिजल्ट इसका। भाई यहाँ से देखेंगे तो कितना होगा 53m। तो 53m का मतलब x की जगह 1 और y की जगह कितना m। तो ये हो गया बेटा 4 माइनस m माइनस कितना हो गया 4m² और प्लस m³। इसके बाद हमने सीखा है कि सर 53m को इक्वल टू क्या रखना है 0। तो ये हो गया m³ माइनस 4m² और ये हो गया माइनस m प्लस 4 इक्वल टू कितना 0। यहाँ से फैक्टर ले लेंगे m², तो ये हुआ m माइनस 4 और ये हुआ -1 और ये हो गया m माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक तो m² -1, तो m की वैल्यू आ गई 1 और कितनी -1 और एक कितनी आ गई +4। इसके बाद 3 से 1 कम घात वाले पद देखने, कितनी घात वाले 2 घात वाले। 2 घात वाले पद कौन कौन से हैं, ये रहे 2 घात के पद, कितना हुआ 2m माइनस m², यही है क्या भी 2m माइनस, अच्छा 3x² भी ठीक है। तो ये होगा 3x की जगह तो कितना रखना है 1, तो ये हो गया 3 + 2m और माइनस कितना m²। अब किसकी वैल्यू निकालनी है c की, तो फॉर्मूला सीखा माइनस, क्या फॉर्मूला था 5/2m/3 और ये कितना हुआ m। अब फॉर्मूला बन जाएगा माइनस, ये हो गया 3 + 2m और माइनस कितना हुआ m²। नीचे देखें तो 5/3, तो 5/3 करेंगे यहाँ से तो कितना हो गया 3m² और माइनस कितने हो गए 8m और -1, यही बना आपके पास 3m² माइनस के 8m और कितना हो गया -1। अब किसकी वैल्यू पुट कर लो m की, m बराबर 1 रखूँगा तो c बराबर कितना आएगा, अरे कितना आएगा, आया होगा ना कुछ तो 2/3। m बराबर में कितना रखूँगा -1 तो c बराबर 0। m बराबर कितना रखूँगा 4 तो कितना आएगा c बराबर 1/। तो यहाँ से देखो अब क्या लिख देंगे अनंत स्पर्शी, यहाँ समटोट अनंत स्पर्शी क्या बनेगी आपके पास y = mx, m का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 2/3। अगले की बात करें तो y = mx, m की वैल्यू कितनी है -1 और c की वैल्यू 0 है। y = mx, m की वैल्यू है 4x और c की वैल्यू कितनी हो गई 1/3। तो ये आपके पास क्या आएंगी 3 अनंत स्पर्शी आपको प्राप्त होंगी। तो सवाल कोई भी हो एग्जाम में, सबसे पहला काम क्या करना है, एक्सों के समांतर जरूर देखनी है, पैरेलल टू एक्सिस। अब इन सवालों में नहीं है वो अलग बात है, लेकिन पहला काम क्या करना है पैरेलल टू एक्सिस देखनी है कि एक्सों के समांतर कोई है या नहीं है। अब देखो 2 तरीके से पूछेगा, कई बार तो डायरेक्ट ही पूछता है सवाल देके कि अनंत स्पर्शी ज्ञात करो, तब तो दोनों देखनी है। भैया अकेला शब्द कहता है अनंत स्पर्शी असमटोट, तब तो पहले क्या देखनी है एक्सों के समांतर, और उसके आगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या देखनी है आपको तिर्यक देखनी है। और कई बार क्या कहेगा कि सवाल लिख के सिर्फ इतना ही पूछेगा कि एक्सों के समांतर ही ज्ञात करनी है आपको, पैरेलल टू एक्सिस, तो उसमें एक्सों के समांतर ही देखेंगे। अब लिखो अगला सवाल,
लिख लिया क्या सबने? देखो अगला सवाल। अगला सवाल है वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब और प्लस लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर। बताइए। वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस लिखा हुआ आपके पास ए एक्स स्क्वायर अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। अभी देखते हैं। देखो y बराबर m प्लस m कहाँ आएगा? m तो आएगा ही नहीं। m का तो हाँ ठीक है, m का तो मान आ जाता है ना, m नहीं आएगा। m की वैल्यू 1 आएगी है ना, और c की वैल्यू a/3 ऐसा ही आना चाहिए। करो देखें। तो वही सिंपल कंसेप्ट है आपके पास। क्या लिख सकते हैं इसको? चाहे जैसे लिख लो वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सबसे पहले पैरेलल टू एक्सिस देखते हैं, एक्सों के समांतर है क्या कोई? y की अधिकतम घात कांस्टेंट 1 है, x की अधिकतम घात 1 है, तो एक्सों के समांतर तो कोई है नहीं। अब क्या करते हैं, फाई 3m देखते हैं। तो क्या होगा इसके अंदर? m की y की जगह तो m क्यूब, और ये कितना हो गया? -1। अब क्या सीखा हमने बेटा कि फाई 3m में इक्वल टू 0 रखेंगे तो m क्यूब -1 इक्वल टू कितना हुआ? 0। तो यहाँ से फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा m-1, ये होगा m-1, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m और +1 इक्वल टू 0। तो इससे तो रिजल्ट क्या आएंगे? काल्पनिक या इमेजिनरी, तो इसको तो छोड़ देंगे। यहाँ से m इक्वल टू कितना आया? 1। अब क्या करेंगे, 3 से 1 कम घात तो फाई 2 देखेंगे। तो फाई 2m कितना होगा? ये रहा। तो कितना होगा? -a। तो ये कितना हुआ? -a। अब किसकी ज़रूरत है? c की। c का फॉर्मूला होता है सर -φ2m अपॉन कितना होता है बेटा? φ3-m। तो माइनस ये कितना हो गया? +a φ3 तो कितना होगा यहाँ से? 3m स्क्वायर। तो ये हो गया 3m स्क्वायर। अब m की वैल्यू कितनी है? 1। तो c की वैल्यू कितनी आएगी? a/3। तो अनंत स्पर्शी असमटोट a की मिलेगी, और उसकी वैल्यू क्या आएगी? y इक्वल टू m की वैल्यू 1 है, तो x प्लस कितना हो गया? a/3। y इक्वल टू एक्स प्लस कितना हो गया? a/3। लिखो, एक सवाल और लिखो।
ये लिख लिया ना सबने। अगला देखो, अगला सवाल है एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 2y क्यूब प्लस कितना होगा 2y क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। करो देखे। तो सबसे पहला काम एक तरफ करो, इक्वल टू क्या करो 0, उसके बाद करो सोल्व इसे। और ये सवाल कर लोगे तो फिर आपको एक संदेश मिलेगा इससे कि सवाल देख के नहीं घबराना है। हैं? क्या नहीं हो रहा? अब एक बार आपके अंदर झांक के देखो कि हमें क्या नहीं आ रहा। गुणनखंड करने नहीं आ रहे है ना। जो छठी क्लास से जिसके टुकड़े करने सीख रहे हैं वो गुणनखंड नहीं आ रहे है ना। पिछला सवाल ही मैंने ऐसे लिखा था लेकिन वो तो गुणनखंड हो गए थे है ना। मैंने ध्यान नहीं करा था, बाद में देखा कि हो रहे हैं इसके तो है ना। नहीं मैं लिखता ही नहीं पिछला सवाल भी। क्या करें? 2 लगाएं? अरे वाह। एक्स के आगे 2 लगा दे, वाई के आगे 2 हटा दे। हमारी तरफ से मामला सेट है ना कि थोड़े थोड़े तुम बदलो, थोड़े थोड़े हम बदलेंगे है ना। सही है बेटा है ना। कि इधर से 2 लगाएं, उधर से 2 हटे है ना। कि इधर वाला 2 उधर चला जाए, उधर वाला 2 इधर आ जाए। वो सुना होगा ना आपने कि मैं धीरे धीरे तेरा होने लगा हूँ है ना। अब एक को तो बदलना पड़ेगा भी है ना। या तो तुम मेरे जैसे बनो या मैं तुम्हारे जैसा बनूं। तो इसीलिए तो धीरे धीरे होगा फिर है ना। पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी, फिर जाते जाते ऑल क्लियर है ना। ये देखो 3 घात के पद देखेंगे अभी इसमें। चलो एक बार ऐसे लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस ये हो गया 3xy स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब क्या देखेंगे 5 3m देखते हैं। तो ये तो हो गया बेटा कितना 1। ऐसा ही तो करते हैं, x की जगह 1 और y की जगह कितना m। ये कितना हुआ 3m, ये कितना हो गया 3m स्क्वायर और ये कितना हो गया 2m क्यूब। यही हुआ। अब क्या करते हैं बेटा कि इसको किसके इक्वल पुट करते हैं 0 के।
अब ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये हो गया आपके पास 2m³ और प्लस कितना हुआ 3m² और प्लस कितना हुआ 3m+1 इक्वल टू कितना 0। यही हुआ आपके पास। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो पद हो रहे हैं 3 3, क्या हो रहा है माइनस हाफ पे हो रहा। हाँ देखो सबसे पहला काम क्या होता है जब ऐसा, चलो इसकी तो बात अलग है, जब 3 घात का कोई भी आ जाता हो, पिछले भी 3 घात के आए थे, उनके अंदर तो डायरेक्ट 2 2 के टुकड़े हो गए थे। लेकिन अगर नॉर्मल 3 घात का कोई होता है और उसके आपको क्या करने, गुणनखंड या फैक्टर करने हैं, तो सबसे पहले प्लस की 1 2 3 ऐसे वैल्यू रख के देखा करो, ऐसे रख के देखा करो। अरे इस सवाल की नहीं कह रहा, नॉर्मल जनरल कह रहा हूँ, है ना। तो ऐसे वैल्यू रखते हैं 1 2 3, तो किसी न किसी पे आंसर 0 बराबर क्या आ जाता है 0, मतलब जैसे 2 पे आ गया सपोज करो, तो m बराबर 2 एक फैक्टर हो गया उसका, m बराबर 2 एक वैल्यू आ गई। भाई मान लो इस सवाल में तो नहीं आ रहा, जनरल बता रहा हूँ कि मान लो 2 पे 0 बन गया, m बराबर 2 पे, मतलब गुणनखंड कितना हुआ m-2। भाई m बराबर 2 पे संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब फैक्टर कितना हुआ m-2। फिर सर फैक्टर तो कितने आएंगे 3। फिर क्या करते हैं इस m-2 का इसके अंदर पूरे जो लिखा हुआ है इसके अंदर भाग देते हैं। क्या करते हैं भाग देते हैं। भाग देने के बाद ये 3 घात वाला कितनी घात का बन जाता है 2 घात का, और 2 घात के तो 2 टुकड़े कर ही सकते हो, 2 फैक्टर। भाई 2 घात के तो कितने फैक्टर हो जाएंगे 2। अब इस सवाल में देखो क्या करें, इसमें क्या होगा देखो, अब इसमें कोई ऐसी वैल्यू तो आ नहीं रही अपने पास, क्योंकि सारी वैल्यू किसकी आ रही है प्लस की। अब सारी वैल्यू प्लस की आ रही है तो प्लस में रखे तो कोई मतलब ही नहीं है, प्लस में रखें वो तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्लस में तो ये कभी 0 होना नहीं है, होना है क्या। अब माइनस में देखें, से मान लो -1 रखता हूँ तो ये हो गया -2, ये कितना हुआ +3, ये -3 और ये कितना 1, तो भी नहीं हो रहा 0। न -2 पे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो अब क्या करें, -3 पे भी नहीं हो रहा। तो ऐसे सवाल में देखो क्या करेंगे, या तो इसके और टुकड़े बढ़ाओ, या तो इसके क्या बढ़ाओ टुकड़े। एक बार देखना कि ये आयोटा पे हो रहा है क्या, आयोटा रख के देखो, इसमें आयोटा रख के देखें तो कितना हो गया -2 आयोटा और -3 प्लस का 3 आयोटा +1, नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, तो 3 तो लाऊं, फैक्टर 3 आएंगे, एक से काम थोड़ी चलेगा भाई, फैक्टर तो 3 आएंगे। अब उसमें 2 काल्पनिक हो सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ अब यहाँ से देखो, इसको मैंने लिख दिया 2m³, इसको हमने कर लिया m² और प्लस कितना लिख लिया 2m², ठीक है। इसको हमने लिख लिया m और प्लस 2m और +1 इक्वल टू 0। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फैक्टर लेते समय हमेशा यह ध्यान रखना कि या तो वैल्यू होनी चाहिए 2, 2 में से कॉमन आ जाए, या फिर वैल्यू होनी चाहिए 4, 4 में से 2 2 के कॉम्बिनेशन क्या आ जाए कॉमन, या फिर वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6। 5 लिखे हुए हम कॉमन लेने पे तुले पड़े हैं ना, बहुत बार होगा ऐसा, 5 पद लिखे रहते हैं, ऐसे कई बार सवाल आएंगे कि m³ + 3m² या 1 पावर बढ़ा दो, इस तरीके से 5 पद लिखे और कॉमन ले रहे, सर 2 में कॉमन नहीं आ रहा। तो कॉमन लेने के लिए या तो पद होने चाहिए 4, 4 में कितने कॉम्बिनेशन बन जाएं 2 2 के, या पद होने चाहिए 6, 6 में 2 ऑप्शन है, या तो 2 2 के कितने बना लें 3, या 3 3 के कितने बना लें 2, या फिर पद होने चाहिए 8। जब भी किसी के टुकड़े करते हो तो यहाँ ये काउंट किया करो कि हमने टुकड़े किए उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या, या 8 होने चाहिए, या फिर कितने होने चाहिए 9। 9 का मतलब 3 3 और कितने में से कॉमन आ जाए 3 में से। 7 पद टुकड़े कर रखे हैं, कॉमन ले रहे हैं, सर कॉमन नहीं आ रहे, सर क्या करेंगे उसमें बताओ। अब इसमें बताओ सही कॉमन आ रहा है क्या, कितना कॉमन आ रहा है m² तो कितना हुआ 2m+1, यहाँ से बताओ m कॉमन आया तो ये कितना हुआ 2m+1, यहाँ से कुछ नहीं 1 कॉमन आ गया तो कितना हुआ 2m+1। तो ये हो गया आपके पास 2m+1 और ये हो गया m² + m+1। तो इससे तो रिजल्ट क्या आएगा काल्पनिक, इससे तो रिजल्ट क्या आएगा काल्पनिक या इमेजिनरी, और इससे रिजल्ट m इक्वल टू कितना आएगा -1/2। m इक्वल टू कितना आएगा आपके पास -1/2। भाई देखो या तो ऐसे संतुष्ट करवा लिया, अगर बताया ना मैंने
कि 1 पे 0 हो रहा है, एक फैक्टर तरीका वो है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा हो तो फिर इस तरीके से, लेकिन इसमें थोड़ी सी अकल की ज़रूरत है कि पहले 4 थे, अब 4 के कितने हो गए, 6 हो गए, या 8 बनाने हैं, कईयों में 9 भी बनाने पड़ सकते हैं, तब जाके सेटलमेंट पूरा होगा। इसमें तो बहुत सिंपल था ये तो, कि 3 के 2 1 2 1 लिखते ही क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया इसमें। इसके बाद अब किसकी ज़रूरत पड़ेगी बताओ, फाइव टू एम की। सी कहाँ आएगा, फाइव टू एम है ना। तो फाइव टू एम कितना होगा, -1 और -m²। अरे यही होगा, बोर्ड पे देख लो एक बार, -1 और ये कितना होगा, -m²। अब किसकी ज़रूरत है, सी की। तो सी इक्वल टू कितना होगा, -5/2m अपॉन कितना होगा बेटा, 5/3-m। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया m² + 1 और 5/3 कितना होगा, 3 + 6m और कितना होगा, 6m²। m की जगह कितना रख दो, -1/2। तो m की जगह -1/2 रख, कितनी आ रही वैल्यू, 5/6 या 2 आनी चाहिए, चेक करना, देखिए एक बार। तो अनंत स्पर्शी y इक्वल टू कितनी हो गई, -1/2x + 5/2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इधर भेज दिया, x इधर, तो ये हो गया x + 2y और इक्वल टू कितना हो गया, 5। ऐसा ही हुआ क्या, एक बार देखना कितनी आ रही है, 5/4 या कुछ इतनी आनी चाहिए, देखो 6 आ रही है, 6 आ रही है कि भाई 5, तो सबकी आ रही, तब तो लिखूं। तो 5/6 करेंगे तो फिर कितना बचेगा, इधर एलसीएम आएगा 6, तो ये इतना लिख दो, चलो कोई बात नहीं है। हैं, क्लास चल रही है, तो कुछ फील हो रहा है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं बीएससी वास्तव में ज़िंदगी में है, हैं। अभी 2-3 किताबें पढ़ी है, लगा है ना कुछ कि हाँ कुछ लायक हुए है ना, या चल रहा है। क्या कह रहे हैं भाई बच्चे, कि आज तूफान आएगा, क्या तूफान अभी नहीं आएगा बेटा, सेकंड का पेपर होगा उस दिन आएगा ये है ना, अभी तूफान नहीं आएगा। मतलब अपने क्या है कि राजस्थान में कुछ आता नहीं है ऐसा, है ना, इसलिए अपन देखेंगे आए तो पता नहीं क्या आए, उसको देखें, है ना, तो मजा। जिनके आता है ना हर साल, उन्होंने हाथ जोड़ रखे कि ना आए, है ना, ये स्थिति है। अब अपने क्या, आंधी आती रहती है तो आंधी दिखते है, अरे नहीं आई तो ठीक रहे, है ना, ये रहती है ना फीलिंग। तो वही बात है, जो नहीं देखा है वो देखते हैं कि हाँ ये आए, पता नहीं क्या आएगा उसमें, है ना, तो ऐसा है। चलो अभी करना कुछ सवाल, देखना किताब में, बाकी देखते हैं अगली क्लास में, है ना।